हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल। हम लोग पिछले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी देख चुके थे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है। सारा चीज़ हम लोग डिटेल में वन बाय वन करके बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इस लेक्चर को देखने के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिंपली समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि एफिनिटी मतलब क्या होता है। एफिनिटी मतलब चाहत। तो किसका चाहत? इलेक्ट्रॉन का चाहत। ठीक है, एफिनिटी मतलब लव, अफेक्शन, चाहत। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चाहत को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंपली ऐसे समझिए, यहां पे जैसे एक एटम है। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट सेल में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन या ये न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट जब करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। इस ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, इसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको याद है आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग क्या करते थे? एटम का आउटरमोस्ट सेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे। ठीक है, यहाँ पे आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्शन से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। सपोज मानिए मेरे को कोई चीज़ खींचना है, तो खींचेंगे तो हमको शक्ति लगेगा ना, तो मेरा एनर्जी रिलीज होगा ना। तो उसी तरह जब भी अट्रैक्शन की बात होता है ना, तो जब अट्रैक्शन लगता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी जो रिलीज होगा, उसी रिलीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो सिंपली किसी किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। ये सारी चीज़ हम लोग वन बाय वन करके डिटेल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ पे जो एटम है, यहाँ समझिए, जैसे ये जो एटम है ना, ये कैसा एटम है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों है? तो आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है, और गैसियस मतलब गैसियस मतलब गैस स्टेट में। ठीक है, तो सिंपली समझिए कि कोई भी एटम का जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो किसी सिंगल एटम का करेंगे ना, ऐसा नहीं कि ग्रुप में करेंगे। तो इसीलिए जब भी हम किसी एटम का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ना, तो सिंगल एटम का करते हैं। इसलिए सिंगल एटम। और सिंगल एटम कहाँ होता है? गैसेस स्टेट में। ठीक है, गैसेस स्टेट में एटम क्या होता है? दूर दूर होता है। ठीक है, तो सिंपल समझ गए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन का चाहत, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो टेंडेंसी है, तो किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये लविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कम होगा, इलेक्ट्रॉन का चाहत कम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। वो किसमें कम होगा, किसमें ज़्यादा होगा, सारा चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होता है। इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, आप उसको लिख लीजिए। ओके, सो डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड किया जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे क्लोरीन एक एटम है। ठीक है, क्लोरीन एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद क्या बना? एनायन बना, Cl-। ठीक है, तो अब देखिए किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। सिंपली एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे फ्लोरीन ले लीजिए और नियोन ले लीजिए। ठीक है, फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p5। इसका नियोन का कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6।
6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है। p में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, नियोन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का चाहत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का चाहत। तो इलेक्ट्रॉन को कौन लेना चाहेगा, आप बताइए, किसका चाहत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन किसको लेना चाहेगा, किस ये लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को या ये लेना चाहेगा, आप खुद बताइए। देखिए यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दे, ऐड कर दे, तो ये तो जल्दी ले लेगा ना, काहे कि एक इलेक्ट्रॉन लेके इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये हर एक एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है ना, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे एक, तो ये लेना चाहेगा, इसका ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो नहीं लेना चाहेगा, बट ये तो ले लेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो इसका इलेक्ट्रॉन का चाहत ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। ऐसे सिंपल वे में समझिए। मान लीजिए किसी को भूख लगा हुआ है और उसको हम खाना दे रहे हैं, ठीक है। तो खाना सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन और नियोन दो आदमी है, ठीक है, दो आदमी है, दोनों, ये मान लीजिए खाना है, खाना मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको लगा हुआ है भूख, तो इसको अगर खाना देंगे तो ये तो ले लेगा, ठीक है ना। इस आदमी को अगर खाना देंगे ये ले लेगा, क्योंकि इसको भूख लगा हुआ है। इसका मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो इसको ऐसा समझिए, इसको भूख लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा जल्दी। लेकिन इसका पेट भरा हुआ है, तो इसको जब खाना दीजिएगा नियोन को, तो ये लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि वो उसका पेट भरा हुआ है, तो वो काहे लेगा खाना, तो वो लेना नहीं चाहेगा। इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कम है। इसमें फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आप। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, सिंपली समझते हैं। देखिए पहले बता, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को डेल एच ई जी से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डेल ई जी एच, ठीक है। हम प्रीफर करेंगे कि आप ऐसे डिनोट कीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता क्या है, जब हम अभी क्या बताए, एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने में क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा। और जो इनर सेल वाला, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। तो जब अट्रैक्शन रिपल्सन होगा सिस्टम में, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, एनर्जी में चेंजेज आएगा, सिस्टम में जो एनर्जी है उसमें चेंजेज आएगा। तो ओवरऑल चेंज जो होगा इस आइसोलेटेड गैसियस आइटम में एनर्जी का, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ में आया। सिंपली आप समझिए, मान लीजिए ये एक्स आइटम है, एक्स आइटम में गैस, एक्स आइटम क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एक आइटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये एक्स माइनस गैस बना, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो ओवरऑल चेंजेज आया सिस्टम में, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। डेल एच ई जी से जो डिनोट करते हैं ना, यहाँ पे देखिए डेल एच ई जी, इसका मतलब क्या होता है, डेल मतलब चेंज, एच मतलब इंथैल्पी, ठीक है, और ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। सिंपली समझिए ऐसे। तो चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द ओवरऑल चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलिए आप, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, आप उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। ओवरऑल चेंज इन द एनर्जी
ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू आइसोलेटेड गैसियस आइटम। तो ओवरऑल जो चेंज होगा एनर्जी में उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे रिलेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ठीक है। हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, ठीक है, और इधर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है मतलब एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और एनर्जी जो रिलीज करेगा तो ओवरऑल चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है, डेल एच जी नेगेटिव होगा। मतलब इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी का कम है, जैसे हम नियोन का बात किए थे, नियोन का क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। नियोन का जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है तो उस केस में क्या होता है, डेल एच ई जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। ये इंडोथर्मिक कहलाता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो सिंपली आपको समझना है इतना, देखिए कि कोई कोई सब आइटम ना इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए नियोन, ठीक है, नियोन का भी बताए ना, ये जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, ठीक है, जब ये नियोन है आइटम है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा है, जब इस इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो इसको आप जब ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे इसमें तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी रिलीज हो रहा था, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रहा था। लेकिन इसके केस में, नियोन के केस में क्या होगा कि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इस केस में क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना होगा तो आपको एनर्जी देना होगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि किसी को अगर भूख लगा नहीं है, ठीक है, अगर भूख लगा हुआ है, खाना दिए तो वो तो खा लेगा, जल्दी से ले लेगा, ठीक है। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है उसको उसको क्या होगा, जैसे सिंपल ऐसा समझिए, मान लीजिए कि आपको खाना खाना है, ठीक, आपको भूख लगा हुआ है, ठीक है, आप होटल गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपको भूख लगा हुआ तो आप एक प्लेट चावल मंगवाए, ठीक है, 50 रुपया का, ठीक है, 50 रुपया का। तो एक प्लेट खाना खाने के लिए आप दुकानदार को क्या दिए, होटल वाले को क्या दिए, 50 रुपीज़ दिए, ठीक है, ओके। अब वहाँ पे एक आपका फ्रेंड था, ठीक है, वो तो यहाँ पे 50 रुपयाज एनर्जी आप क्या दिए, दिए दिए मतलब एनर्जी रिलीज, एनर्जी के फॉर्म में उसको दिए, मतलब आप एनर्जी रिलीज किया, ऐसा समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए कि आप -50 जो दिए वो एनर्जी के फॉर्म में दिए, तो आप दिए ना तो नेगेटिव हुआ ना, रिलीज हुआ। लेकिन वही होटल में और एक फ्रेंड है आपका, ठीक है, वो साथ में बैठा हुआ, अब आपका खा लिए, होटल में पेट भर गया, ठीक है। अब वो फ्रेंड आपको बोल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर तुम और एक प्लेट खा लोगे तो तुमको हम 100 रुपया देंगे, और ठीक है। तो उस टाइम में ज़बरदस्ती खिलाने के टाइम में क्या होता है कि मतलब हम पैसा देते हैं कि तुम अगर खा लोगे तो तुमको इतना पैसा देंगे, ऐसा होता है ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ऐसा होता है ना समटाइम्स कि अगर इतना तुम खा लोगे तो तुमको पैसा देंगे। तो अगर भूख लगा हुआ है तो वो तो पैसा दे के खाता है, अगर पेट भरा हुआ तो दूसरा उसको पैसा दे के खिलाता। तो उसी तरह यहाँ पे समझिए कि अगर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करके खाएगा। लेकिन नियोन को इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत नहीं है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना तो एनर्जी दे के ऐड करना होगा, इसलिए ये क्या होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको हम डिटेल वे में पढ़ेंगे आगे, ओके। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, जनरल जो बात होता है, जनरल हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर जनरल बात करें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी क्या, एटम का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है डेल्टा ई जी इज इक्वल टू
नेगेटिव होता है। ये जनरली, ठीक है, जनरली ये सब क्या होता है, जनरली, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। किसी केस में नेगेटिव भी होता है, ये किसी केस में पॉजिटिव होता है, बट मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी एटम का क्या होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो गेन करने का टेंडेंसी होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा एटम है जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो लेना नहीं चाहेगा, तो उस केस में जाकर नेगेटिव हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डेल एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये जनरली होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। लेकिन तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस डेल एच ई जी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसे लिखिए डेल एच ई जी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जब भी हम बात करते हैं ना, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का रिलेशन है, ओके। डेल एच ई जी, ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ए ई भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा ए बी सी डी में। तो सिंपली समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव दिया हुआ है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है, डेल एच ई जी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा रिलीज कौन क्या है, सबसे ज़्यादा रिलीज ए क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में देखिए कि उसके बाद रिलीज कौन क्या है, तो बी क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये दोनों देखिए, ये प्लस है माइनस है, मतलब ई सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके ये सब के केस में नेगेटिव या फिर जीरो है। क्यों है, क्योंकि ये सब क्या कर रहा है, ये सब में मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करने का टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो उसके इसमें क्या किया गया है, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है। तो जिसको ज़्यादा एनर्जी दे के ऐड किया गया है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। जिसको उससे थोड़ा कम दे के ऐड किया गया है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया ऑर्डर। सबसे ज़्यादा देखना है कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मांग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो सबसे ज़्यादा रिलीज जिसमें हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, तो ये हो गया। उसके बाद बी, सो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ये लिखे या फिर ये ई भी लिखा जाता है, जैसा आपका मर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अभी क्या समझा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्ट तो गेन करने का जो टेंडेंसी है, अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, अट्रैक्ट करने का क्या है, टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर टेंडेंसी ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, समझ गए। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा समझिए ना। जब इलेक्ट्रॉन गेन करने का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, अट्रैक्ट करने का क्या है, टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर टेंडेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, कोई चीज़ ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो गया, ओके। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुआ, कोई एटम, जब किसी भी एटम को हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगा, जितना ज़्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एनर्जी जब रिलीज होगा, तो एनर्जी किसी सिस्टम से एनर्जी जब रिलीज हुआ तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन ओवरऑल चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे एक सिंपल समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इस सिस्टम में 200 रुपया है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ रखा हुआ है, आप उसको जब खींच रहे हैं, अपने तरफ खींचेंगे तो खींचने में आपको शक्ति लगेगा ना, आपका एनर्जी रिलीज होगा ना। तो उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ ना, तो इसलिए नेगेटिव होगा। जैसे 200 रुपया रखा हुआ है, ठीक है, 200 रुपया में मान लीजिए 50 रुपया किसी को दे दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 होगा,
150, अब 50 रुपया किसी को दे दिया तो 150 बचेगा ना, 150 बचेगा। तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ, ओवरऑल चेंज -50, माइनस क्या हुआ 50 हुआ। ओवरऑल चेंज क्या हुआ -50। तो ये -50 क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो 200 रुपया में अगर 50 रुपया किसी को दे दिए, रिलीज कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, 150 बचा। तो 150 में ओवरऑल चेंज कितना हुआ, ओवरऑल चेंज -50 हुआ ना। तो इसीलिए ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, गेन करने का टेंडेंसी अगर कम है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। किसी चीज़ को गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कम, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम मतलब जीरो, नेगेटिव या फिर जीरो, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो रहा है, सिंपली आपको एक चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन जो होता है ना, ये होता है, अगर डेल एच, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, आपको याद रखिएगा बस, कि डेल एच इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो जो भी हम लोग बात किए, जैसे एक्स गैस है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो क्या हुआ, x- बना, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ओके। तो ये जितना भी हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे अगर टी का वैल्यू जीरो पुट कर दे तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर टी का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला तो हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एच ई जी इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऑलवेज याद रखिएगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो भी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे टेम्परेचर की बात करेंगे ना, तो फॉर एनी अदर टेम्परेचर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा, कुछ भी हम लोग जब अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के लिए डिफाइंड है। अगर दूसरा टेम्परेचर की बात करना है तो फिर वो आपको हीट कैपेसिटीज ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो क्या होगा, लेना पड़ेगा, ओके, कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेल एच ई जी कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल वे में, ओके। तो इसको आप लोग तब तक कॉपी कीजिए। सो चलिए आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, एडिशन, ठीक है। ये क्या करना है, ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने तरफ न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, बट ये जो है, ये क्या है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। ये सब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बट न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ओके। समझ गए, जब हम एडिशन किसका, इलेक्ट्रॉन का जब हम एडिशन कर रहे हैं तब, ठीक है। तो सपोज समझिए, ऐसे आप एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि -300 -300 का अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, और 200 का रिपल्सन हुआ, ठीक है। देखिए, जब भी क्या बोले कि अट्रैक्शन होगा, किसी चीज़ को आप खींचेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा ना, तो रिलीज होगा मतलब माइनस, और जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जब एनर्जी रिलीज होगा, रिलीज को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्ब को क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक, ठीक है। आप देखिए, ऐसा समझिए, आप सिंपल वे में, बहुत ही एकदम सिंपल वे में समझिए। यहाँ पे जैसे -300 है, यहाँ पे +200 है। माइनस अट्रैक्शन मतलब एनर्जी, अट्रैक्शन के केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा,
लिख लीजिए, अट्रैक्शन के केस में एनर्जी रिलीज, रिपल्सन के केस में एनर्जी ऑब्जर्व। तो रिलीज तो एक्सोथर्मिक, ऑब्जर्व तो इंडोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखिए, ओवरऑल क्या होगा, -100 डेल एच इजी, ठीक है। क्या हुआ, ओवरऑल चेंज कितना है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए देखिए ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इसको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, मतलब जब एनर्जी रिलीज करेगा तो -300, और ये 200 से रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज कितना है, -100। तो इस केस में क्या होगा, डेल इजी नेगेटिव होगा। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली क्या होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। इस बात को माइंड में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोई भी एटम, देखिए ये एटम है, इसके बगल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अपने तरफ खींचेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, हर एटम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अपने तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को। पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, ये केस में। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना अट्रैक्शन ज़्यादा करता है कोई भी एटम अट्रैक्शन ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू रिपल्सन। कुछ एटम को आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस समझिए इतना कि कब किस केस में ये पॉजिटिव होगा, किस केस में ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेल एच नेगेटिव हो गया। डेल एच नेगेटिव हो गया तो ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है ये वाला पॉजिटिव भैया, ये क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पे तो इसका अपोजिट वाला बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, ये तो बोलेगा नहीं आने देंगे ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये तो रिपेल करेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, बट ये तो पॉजिटिव है तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट अपोजिट मान लीजिए यहाँ पे -200 का अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे +300 का रिपल्सन हुआ। देखिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, अट्रैक्शन मतलब हमेशा याद रखिएगा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और एनर्जी रिलीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिपल्सन के केस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। याद रखना है इसको। अब यहाँ पे देखिए -200 का अट्रैक्शन हुआ, +300 का रिपल्सन हुआ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे +100 होगा डेल एच इजी। तो यहाँ पे डेल एच इजी क्या हो रहा है, डेल एच इजी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। डेल एच इजी ये क्या हुआ, पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है। एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो डेल एच नेगेटिव किस केस में होता है, डेल एच पॉजिटिव किस केस में होता है, आप समझ गए ना। कि जब रिपल्सन एटम का इलेक्ट्रॉन जब मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्शन कम हो और रिपल्सन ज़्यादा हो तो उस केस में डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव कब होता है, जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो और रिपल्सन कम हो, तो उस केस में क्या होगा, डेल एच नेगेटिव होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ लिख लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर ऐसे लिखिए जनरली, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि
एटम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है जनरली, हर केस में नहीं, ठीक है। वो किस किस केस में नहीं होता अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये समझ गए कब अट्रैक्शन होगा, मतलब कब डेल एच नेगेटिव होगा, कब डेल एच पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये डेल एच पॉजिटिव नेगेटिव किस किस एटम के लिए होगा, केटायन के लिए होगा, एनायन के लिए होगा, उसको हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, ओके। सो चलिए आइए किस किस केस में एक्सोथर्मिक होता है और किस किस केस में इंडोथर्मिक होता है समझते हैं, ठीक है। तो डेल एच ई जी है जो, ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक होता है किस किस केस में, फॉर ऑल न्यूट्रल स्पेसीज, किसी भी स्पेसीज में, न्यूट्रल स्पेसीज में आप अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, अगर एनर्जी रिलीज होगा तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैसेस। जब भी आप इन सब एलिमेंट में, ये भी तो न्यूट्रल है ना, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस मतलब इसमें लिख लीजिए आप क्या क्या आता है, हीलियम, इनर्ट गैस में क्या क्या आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। तो ये नाइट्रोजन, ऐसे आप याद रखिएगा कि फॉर ऑल न्यूट्रल स्पेसीज डेल एच क्या होता है, डेल एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, तीन चीज याद रखिए, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ओके, ये तीन याद रखिए एक साथ, और एंड इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में तो आपको याद ही होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या है, इनर्ट गैस। इन सभी के केस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। दूसरा नंबर में एक चीज और याद रखें कि जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू केटायंस, जब भी आप किसी केटायंस में, अरे भाई आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, सोडियम, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, अपने तरफ इसको तो अट्रैक्ट, इसके माथे में एक पॉजिटिव चार्ज है, ये तो एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये तुरंत ले लेगा ना, और ले लेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो सिंपली याद रखिए कि केटायंस और न्यूट्रल स्पेसीज में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, डेल एच इजी नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैसेस को छोड़ के। इतना माइंड में फिक्स हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कब पॉजिटिव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कब पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे जैसे ये इसमें अगर ये इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं हो रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव के केस में आएगा ना। तो यहाँ वाला एक्सेप्ट वाला जो याद किए थे बस यहाँ पे ला के रख दीजिए कि फॉर नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैसेस, इसके लिए क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, ये सारा के लिए क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। और फिर एनायंस के लिए भी, वहाँ पे केटायन था, यहाँ पे एनायंस था। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लोरीन माइनस है, यहाँ ये सब क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, क्लोरीन माइनस गैसियस स्टेट में है, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, Cl, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन के पास एक माइनस चार्ज है, ठीक है। अब इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ओह सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन 2 माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इसके पास एक माथा पे चार्ज है, ठीक है, बट ये क्या करेगा, इसके माथे पे तो एक चार्ज है, माइनस चार्ज है, और ये क्या करेगा, ये मतलब इसके पास एक माथा में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और आप उसको इलेक्ट्रॉन खिलाना चाह रहे हैं। जो आदमी जिसका पेट भरा हुआ है उसको आप और एक इलेक्ट्रॉन खिलाना चाह रहे हैं, तो वो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वो रिपेल करना चाहेगा। तो जब रिपेल करना चाहेगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए ओ माइनस है, ओ माइनस में आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, O2 माइनस होगा, ठीक है। ये क्या है, गैसियस स्टेट में है, ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो O माइनस के पास एक ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है O के पास, ठीक है,
और एक इलेक्ट्रॉन इसको देना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा, क्या बोले कि अट्रैक्शन के टाइम में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, अट्रैक्ट के टाइम में एनर्जी रिलीज होता है, तो डेल एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक होगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में होगा, रिपल्सन के टाइम में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज, रिपल्सन में एनर्जी एब्जॉर्ब। तो रिपल्सन यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है बस माइंड में इतना कि डेल एच नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। तो डेल एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कब नेगेटिव होगा, तो सिंपली आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव तब होगा जब न्यूट्रल स्पेसीज में किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या फिर किसी कैटायंस में अगर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैसेस। और फिर डेल एच इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कब इंडोथर्मिक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो फॉर अगर ये एक्सेप्ट में हुआ तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा फॉर नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैसेस एंड फॉर एनायंस। ओके, सो इसको कॉपी कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ रिएक्शन लिख के देंगे और मतलब आपको खुद से बताना है कि ये एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक है। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए तब तक। चलिए आइए अब बताइए मेरे को कि कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और कौन सा इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, सिंपली आपको क्या बताएं कि कोई भी एटम में, ठीक है, कोई भी एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा न्यूट्रल एटम में। लेकिन कौन कौन सा एक्सेप्ट था, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सभी इनर्ट गैसेस में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या होता था, इंडोथर्मिक होता था। ठीक है, तो क्यों होता था एक बार हम समझा देते हैं बस। जैसे मान लीजिए इनर्ट, अभी नियोन का ही बात करते हैं। नियोन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का स्टेबल है तो वो कोई भी आदमी अगर स्टेबल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो वो क्या करेगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लेना चाहेगा ना देना चाहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी स्टेबल होकर बैठा हुआ है तो ना इधर होना चाहेगा उधर होना, सिंपल ऐसे समझिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल है तो ये ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। यहाँ पे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में होता था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता था। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इसमें मुश्किल होगा, क्यों, ये लेना ही नहीं चाहता है, ये अपने जगह पे स्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है तो इसको जबरदस्ती, कोई अगर मान लीजिए आदमी को भूख नहीं लगा है, ठीक है, इसका पेट भरा हुआ है, ये स्टेबल है, अब इसको आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, ये आदमी भूखा नहीं है, पेट भरा हुआ है, उसको अगर खाना खिलाना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती खिलाना होगा। तो जब ज़बरदस्ती आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई आदमी अगर भूखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस, ये क्या है, भूखा है, ये भूखा है, क्यों भूखा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको अगर खाना देगा आदमी तो ये तो एकदम तुरंत मतलब पकड़ लेगा, खा लेगा। तो ये क्या, इसमें क्या हुआ, ये अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन इसमें स्टेबल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, ये पेट भरा हुआ है इसका, ये भूखा नहीं है, तो इसको खिलाने के लिए ज़बरदस्ती खिलाना होगा। ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो उसमें एनर्जी देना होगा, आपको एनर्जी लगाना होगा। तो इसीलिए ये इंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी जब दिए उसको, एनर्जी ज़बरदस्ती करके उसको खिलाए एनर्जी दे के, ठीक है, कि खाओ तुम, तो उसमें क्या हुआ, आपको एनर्जी लगा, तो उसमें क्या हुआ, एनर्जी पॉजिटिव, उसको दिए एनर्जी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया ना, तो उसमें इसलिए इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो सिंपल ये समझिए। तो क्या था, नाइट्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, रीजन बता दिए। नाइट्रोजन का क्यों होता है ऐसा, जैसे देखिए 1s2 2s2 एंड 2p3, ये भी क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल है। ये क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल,
कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी हाफ फील्ड स्टेबल, ये भी इलेक्ट्रॉन देना ना चाहेगा, लेना भी नहीं चाहेगा, इसलिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, तो एनर्जी यहाँ पे देना पड़ता है, इसलिए ये क्या हुआ इंडोथर्मिक। तो ये सारा क्या हुआ, ये नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये सारा क्या हुआ इंडोथर्मिक हुआ, ठीक है। मतलब डेल एच क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, ये क्या करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब के सब क्या है इनर्ट गैस है, ठीक है। ये क्या है इनर्ट गैस है, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारा क्या है इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस के केस में सारा क्या होता है, इनर्ट गैस के केस में सारा इंडोथर्मिक होता है। अभी आपको बताया ना, इनर्ट गैस के केस में क्या होता है, सारा इंडोथर्मिक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंडोथर्मिक हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन, हम क्या बताए थे, कोई भी न्यूट्रल आइटम में आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो वो एनर्जी जब रिलीज करेगा तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, याद आया कुछ। दूसरा फॉस्फोरस में, ये सारा क्या है गैसेस स्टेट में होना चाहिए, तो फॉस्फोरस इसलिए जी सब जगह लिखे हैं ना, तो ये गैसेस स्टेट में है, इसलिए फॉस्फोरस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक होगा, मतलब डेल एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा नेगेटिव होगा, ओके। अब यहाँ पे सोडियम को दीजिएगा कोई इलेक्ट्रॉन, ये तो इसके माथे में पॉजिटिव चार्ज है भाई, इसके पास तो और ज्यादा प्रोटॉन है माथे में, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास ना, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तब इसके माथे में पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को और भूखा है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये तुरंत ले लेगा, जैसे अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा तो वो क्या होगा एक्सोथर्मिक होगा। अब यहाँ पे S माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इसके पास यहाँ पे देखिए ये बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी से ज्यादा है, सल्फर है, सल्फर का 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन होता है, लेकिन ये क्या किया इस बेचारे ने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी के पास लेके रखा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ये लेके रखा है तो क्या करेगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन इसके पास बोलेंगे कि सल्फर भैया आप इलेक्ट्रॉन ले लो, तो सल्फर भैया क्या बोलेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आने से क्या करेगा, ई बोलेगा कि आएंगे, ई वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि नहीं तुम मत आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा, सल्फर के ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना ज्यादा, तो जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने जाएंगे तो सल्फर भैया बोलेंगे नहीं 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 मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है नहीं लेने का, तो ई वाला बोलेगा कि नहीं हमको जाने का, ई बोलेगा कि नहीं आने का, तो फिर जोर जबरदस्ती होगा, ठीक है। तो ई वाला ई तब ई इलेक्ट्रॉन बाहर से बोलेगा लो, तो इसको मतलब दबा के दे देगा, ठीक है, मतलब वो एनर्जी एक्स्ट्रा दे के इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लगा के ये लेना नहीं चाहेगा और ये बोलेगा कि हमको जाना है तुम्हारे पास, तो ये क्या करेगा जोर जबरदस्ती करके एनर्जी दे के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एनर्जी जब दिए तो क्या हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब को क्या बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और उसमें जब एनर्जी गया तो डेल एच पॉजिटिव होगा। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि न्यूट्रल आइटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैसेस, ठीक है। और फिर अगर केटायन में अगर आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, केटायन में ऐड करेंगे तो ऑलरेडी भूखा है, तो वो क्या करेगा और जोर से स्पीड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और अगर कोई एनायन में अगर ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एनायन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। जब किसी के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो किसी इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसको रिपेल करेगा, और रिपेल्सन के दौरान एनर्जी क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो सिंपली ऐसे आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे जैसे इसको आप जल्दी जल्दी से कॉपी करिए, ओके। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो भी लिखे हैं इसको जल्दी जल्दी आप एक बार कॉपी कर लीजिए। और एक टाइप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो ये क्या हो जाएगा O2 माइनस गैस हो जाएगा, O2 माइनस ये गैसेस स्टेट में है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप फॉस्फोरस लिए, इसमें मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए,
तो इसमें क्या हो जाएगा, P3 माइनस गैस। अब इस केस में आप बताइए कि इन दोनों केस में एक्सोथर्मिक होगा या फिर इंडोथर्मिक होगा, मेरे को ये बताइए क्या होगा, बताइए। अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पहले लिए, इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन लिए। जब आप इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, तो O माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो माइनस आएगा, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज होता है, तो एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक डेल एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे O माइनस है, O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो O2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देखिए ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। जब हम न्यूट्रल स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, ठीक है। बट जब हम एनायन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो अभी क्या बताए, इसके पास ऑलरेडी एक माइनस चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, ये इसके पास आना चाहेगा, लेकिन यहाँ का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन, ये सब मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। तो ये बोलेगा कि तुमको, तुम्हारे पास जाना है, तो जाना है तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी लगा के इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस दोनों स्टेप को कंबाइन करें तो क्या हो जाए, O+2 इलेक्ट्रॉन इज O2 माइनस, ये क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए ये वाला सेम स्टेट इस स्टेप इसमें है ना। तो यही देखिए O+2, तो ओवरऑल जो होगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, ये इसके केस में ऑलवेज 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 क्या होगा, ये जो है ना ये ज़्यादा होगा, ठीक है। इंडोथर्मिक ये वाला ज़्यादा होगा, मोर, ठीक है, और ये लेस, ठीक है। ऑलवेज ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इसमें रिपल्सन जो है ना, रिपल्सन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्शन, यहाँ पे जितना हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, ओके। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऑलवेज लेस होगा, ये ऑलवेज मोर होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो O माइनस हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो O2 माइनस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक से ये हमेशा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे -100 ले लिया, और यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा 500, ऐसा समझिए, ऑलवेज मोर होगा। तो ओवरऑल देखिए, ओवरऑल कितना हुआ, 400, 400, तो ये क्या हुआ, ओवरऑल इंडो हुआ ना, ये तो पॉजिटिव हुआ ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसी तरह सबके केस में होता है, अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ऑलवेज 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 क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। इस चीज को याद रखना है कि फर्स्ट टाइम में जो अट्रैक्शन होता है ना, उससे ज्यादा रिपल्सन होता है सेकेंड स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप में, फोर्थ, एक 1 बाय 1 करके हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ाएंगे, तो उसमें हाँ, उसमें क्या होगा, मतलब सारा चीज़ डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी आप इतना बस जान लीजिए कि जो फर्स्ट वाला अट्रैक्शन होगा, सेकंड वाला उससे मतलब अट्रैक्शन, रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500, ठीक है, सपोज दैट। तो ओवरऑल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए और एक एग्जाम्पल है, जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस +3 इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए फॉस्फोरस +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P3 माइनस, फॉस्फोरस +3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, P3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप स्टेप वाइज देखिएगा, तो P प्लस इलेक्ट्रॉन, P माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, P2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, P3 माइनस। तो
ये वाला स्टेप को आप यहाँ पे करिए, 3 स्टेप में करिए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। यहाँ पे देखिए पहला वाला में क्या होगा, न्यूट्रल स्पेसीज में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंडो होगा। इंडो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है और जब देने जाएगा तो ये लेना ना चाहेगा, ये ज़बरदस्ती करेगा, तो फिर ये मतलब इलेक्ट्रॉन देकर इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी अब्जॉर्ब होगा। इसमें क्या होगा, ये भी इंडोथर्मिक होगा। तो ये क्या हो गया, एनायन में, एनायन ये और ज़्यादा एनायन है, ये तो मोनो एनायन, ये पोली एनायन है। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो ओवरऑल जो होगा ना, ये एक्सो है, इंडो है, तो मान लीजिए इसमें -100 हुआ, इसमें +200। ठीक है, इसमें रुकिए 1 मिनट, इसमें अच्छा से यहाँ पे देखिए एक्सो में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा ना। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा तो मान लीजिए यहाँ पे -100 हुआ रिलीज, यहाँ पे मान लीजिए एब्जॉर्ब 200 हुआ, यहाँ पे मान लीजिए एब्जॉर्ब 300 हुआ। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 500 माइनस 100। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, 400। तो डेल एच ईजी जो हुआ ये तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ ना। पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक होगा। तो P+3 इलेक्ट्रॉन इज इंडोथर्मिक। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी कोई भी एटम में, ठीक है, कोई भी एटम में जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो वो ऑलवेज इंडोथर्मिक होगा। ओके, समझ में आ गया। अब इतना हो गया कंसेप्ट। अब आते हैं मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन नीट या फिर जेई में पूछता है। ठीक है, अभी इतना तक तो कंसेप्ट समझने में ही लग गया इतना टाइम। अब हम समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब उसमें फोकस करेंगे। ओके, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, कंसेप्ट मेन, ये कंसेप्ट समझ गए। अब समझते हैं मतलब कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ओके, चलिए चलिए आइए देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करता है। सबसे पहले फैक्टर देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये इफेक्टिव जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा मतलब उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो मेनली इसको याद रखना, इसको उतना जरूरी नहीं है। ये जेड इफेक्टिव जानते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है। तो सिंपली आपको याद रखना है, पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। अगर अट्रैक्शन, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेंडेंसी बढ़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसको दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है साइज। ठीक है, साइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एटम है। ठीक है, अब देखिए ये एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा खींच सकता है बताइए, जिसका साइज
स्मॉल है, देख रहे हैं ना, अगर साइज स्मॉल है तो क्या करेगा, जल्दी खींच लेगा। अगर इसका यहाँ पे साइज बहुत बड़ा है, साइज अगर बड़ा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इतना दूर में है, उतना दूर में इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर में है। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर जाते जाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना ये कर पाएगा। तो साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। साइज जितना बड़ा होगा उतना अट्रैक्शन कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका होता है, एक तो फुलफिल्ड का होता है, एक हाफ फील्ड का होता है। तो ऑलवेज एक चीज़ याद रखिएगा, जो फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, फुलफिल्ड वाला वो किससे बड़ा होगा, हाफ फील्ड से, ठीक है। फुलफिल्ड वाला किससे बड़ा होगा, हाफ फील्ड से। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो फुलफिल्ड वाला जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किससे बड़ा होगा, हाफ फील्ड वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, फुलफिल्ड हाफ फील्ड, ओके। जो भी होगा ना इनर्ट गैस पीरियड में, जो भी पीरियड में इनर्ट गैस होगा उसका क्या होगा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, अभी आपको क्या बताए कि जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे ये मान लीजिए P6 है, तो ये क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ये खुद अपने आप में स्टेबल है, ओके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो फुलफिल्ड, जैसे P6 क्या हुआ, फुलफिल्ड हुआ। तो ये क्या होगा, ये ना एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना देना चाहेगा। अब हाफ फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हाफ फील्ड में एग्जांपल लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, देखिए नाइट्रोजन क्या है, P3 है। नाइट्रोजन P3 है, मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। समझ में आ रहा है आपको, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। तो अब मान लीजिए हमको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। अब मान लीजिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे और इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अब बताइए, आप खुद बताइए कि किसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, खुद बताइए आप किसका होगा, बताइए। सिंपल ये आपको सोचना है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको देंगे, कार्बन को देंगे, तो ये क्या करेगा, 2p3 हो जाएगा। P3 हो गया, P3 मतलब हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन पाके स्टेबल हो जाए तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा। अगर हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो जब स्टेबल हो जाएंगे तो टेंडेंसी मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, इसके पास ऑलरेडी P3 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं चाहेगा। इसका टेंडेंसी उतना नहीं है जितना इसका है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। यही है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन का ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से। क्यों, क्योंकि इसको एक एक इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का लेने का टेंडेंसी इसका ज़्यादा होगा। लेकिन ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तो ये इसका टेंडेंसी ज़्यादा है तो ये जल्दी ले लेगा। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, तो इसका टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका हो गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में। बट अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी वाला मेरा लेक्चर देखे होंगे तो उसमें जो है ना, हम क्या किए हैं, उसमें P3 और P4 में कंपेयर किए थे। इसमें क्या कर रहे हैं, सेम फैक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी सेम फैक्टर लिए थे। कौन कौन सा, जेड इफेक्टिव, दूसरा साइज लिए थे, तीसरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिए थे। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में P2 P3 में कंपेयर नहीं किए थे, P3 एंड P4 में कंपेयर किए थे। तो ऐसा क्यों है, समझिए आप। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का देना, इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ये अलग से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी लिख लीजिएगा ताकि जब रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको
ये नहीं, कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इसलिए ये साइड में कहीं लिख लीजिए कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर में P3 और P4 को कंपेयर किए थे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ये लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लें, हाँ यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में, ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में P2 और P3 में कंपेयर किए थे, आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में P3 और P4 में कंपेयर किए थे। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो अंतर तो है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे P4 है, ठीक है, P4 में ये देखिए P4 है, ठीक, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, P3 है, ये मिटा लें एक मिनट, यहाँ पे क्या है, P3 है, ओके। P3 में अब क्या होगा, यहाँ पे समझिए, आप अच्छे से समझिए इसको, ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको, देख P3 है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये स्टेबल है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लेने जा रहे थे, यहाँ से मांगने गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसका तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन मांगने गए P4 के पास, तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा ना, सिंपली ऐसे समझिए, 3 रूम है, 3 रूम में 3 लड़का है, ठीक है, तो यहाँ से बोलेगा कि एक लड़का आ जाओ चलो दूसरे रूम में, ठीक है, तो ये लोग क्यों जाएगा, नहीं जाना चाहेगा ना, क्योंकि ये लोग तो एक एक रूम में रह रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे जाके अगर बोलेगा 3 रूम में 4 लड़का रह रहा है, मतलब एक रूम में एक लड़का, एक रूम में एक लड़का और एक रूम में 2 लड़का, यहाँ पे अगर जाके बोले कि एक लड़का और आ जाओ दूसरे रूम पे और एक्स्ट्रा रूम पे, तो यहाँ से तो चले जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने का बात हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने का बात हो रहा था, इसलिए यहाँ पे P3 और P4 में कंपेयर किए, ताकि P4 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, इसलिए P3 और P4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लिए, इसका क्या हो जाएगा, 2p4 होगा, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, 2p5 होगा, तो इसका स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस आया, उतना नहीं आया, लेकिन इसका स्टेबिलिटी तो बहुत डिफरेंस हो गया ना, इसमें P2 है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो P3 भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया, इसीलिए हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी के केस में P2 और P3 के केस में मतलब हम कंपेयर करते हैं जब हाफ फील्ड का बात होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी में P2 एंड P3, इसमें P2 एंड P3 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में P3 एंड P4 में कंपेयर करते हैं, ये चीज़ अलग से साइड में लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये इसका है, ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं हम लोग लास्ट फैक्टर, और लास्ट फैक्टर क्या है, पेनिट्रेशन पावर, ओके, पेनिट्रेशन पावर मतलब क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, ठीक है, ये हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी में, ओके, तो चलिए अब देखते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर में क्या होता है, आपको सिंपली याद रखना है, NS1 जो होता है वो ग्रेटर देन NP1 होता है, ये किसके केस में होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में, ठीक है, क्यों होता है तो समझिए इसको, NS1 ग्रेटर देन NP1, ओके, यहाँ पे क्या है, सोडियम और अल्मुनियम, लिथियम एंड बोरोन, और आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग केस में कंपेयर करते थे, ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का, साइड में इसको लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन करते टाइम क्या हो जाएगा, मतलब बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तो रिवीजन टाइम करते टाइम दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको साइड में लिख लेंगे ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में ऐसा होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसा होता है, ठीक है, अगर डायरेक्ट ऐसे पढ़िएगा आयोनाइजेशन एनर्जी में तो कुछ पढ़े थे ऐसा लग रहा है, तो फिर जाके पलटिएगा, तो उससे अच्छा कहीं पे लिख लीजिए तो आपको रिवीजन करते टाइम कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, रीजन समझिए, रीजन क्या है यहाँ पे NS1 ग्रेटर देन NP1 होने का, तो सबसे पहला देखिए एटम का जो ये क्या होता है, S होता है, ये क्या होता है, P होता है, ठीक है, तो क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, ये क्या है, S जो है ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, P क्या है, कम क्लोज है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में NS1 ग्रेटर देन P1 क्यों होता है,
क्योंकि S में क्या है, ये क्लोज है तो ये जल्दी से अट्रैक्ट कर पाएगा ना इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये P है तो P में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, कौन ज़्यादा ऐड कर सकता है? S। क्यों? क्योंकि ये क्लोजनेस टू न्यूक्लियस है, ये क्या है, दूर है थोड़ा सा। तो यहाँ पे समझिए लिथियम और बेरिलियम में 2s1 एंड 2p1 ऐसा क्यों होता है? अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, लिथियम की बात करते हैं अगर, ठीक है। क्लोजनेस समझ गए, S और P, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिथियम की बात करें तो यहाँ देखिए लिथियम में क्या होता है, ये इसका कन्फिगरेशन 2s1 है। बोरोन का क्या होता है, 2p1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक देना चाह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ये तीर इधर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन हम इसको देना चाह रहे हैं, ठीक है, लिथियम को और बोरोन को। अब बताइए मेरे को कि कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ये आप बताइए कि कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ये करेगा या ये करेगा, बताइए कौन करेगा? तो सिंपली ऐसा यहाँ पे एक समझिए आप, लिथियम में क्या है 2s1 है, यहाँ पे क्या है 2p1 है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, 2p2 होगा, ठीक है, 2p2। अब बताइए कौन सा स्टेबल ज्यादा है, 2s2 है या 2p2 है? ये देखिए s2, ये क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा फिर भी उतना इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं होगा, मतलब p3 होगा तब ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, किसका टेंडेंसी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लेने का, तो लिथियम का, क्योंकि इसका 2s1 है, 2s1 है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो ये 2s2 होगा तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेना चाहेगा और ये लेना चाहेगा लेकिन कम लेना चाहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेके भी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो टेंडेंसी किसका ज़्यादा हुआ, लिथियम का टेंडेंसी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू बोरोन, ठीक है। अब और एक रीज़न समझिए, और एक रीज़न क्या है कि लिथियम देखिए, लिथियम का और बोरोन का यहाँ पे क्या है 2s1 है, ये क्या है 2p1 है, ठीक है। अभी हम क्या बताएं कि ये जो होता है पेनिट्रेशन पावर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होता है S होता है, यहाँ पे क्या होता है P होता है। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है कि यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन पावर तो ज़्यादा है, बगल में जल्दी अट्रैक्ट करके यहाँ लेके आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाने के लिए थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा ना क्योंकि दूर है। तो पेनिट्रेशन पावर S का, पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या होता है, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, ये लिख लीजिए पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, S का। तो पेनिट्रेशन पावर S का है इसलिए भी लिथियम का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोरोन, ठीक है। इतना तक समझ गए। अब आइए आप मेन जो फंडा है इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे लिथियम में और बोरोन में किसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, लिथियम का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। और दूसरा रीजन ये भी है, दूसरा रीजन क्या है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या है कि ये क्लोजनेस टू न्यूक्लियस है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो उसी तरह सोडियम में 3s1 है, 3p1 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 3s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, और ये क्लोजनेस टू न्यूक्लियस है, s p दूर है तो इसका भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सोडियम का, लिथियम का बोरोन से ज़्यादा होगा, सोडियम से एल्युमिनियम का। अब एक यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में यहाँ पे देखिए हम NS1 और NP1 में कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए NS2 और NP1 में कंपेयर कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी में। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का हम जब बात करते हैं, देखिए इसको मिटा लीजिए पहले, मैग्नीशियम एल्युमिनियम बाद में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन देने का बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का तो इलेक्ट्रॉन लेने का, देने का मतलब ऊपर कर दिया, लेने का मतलब नीचे कर दिया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन लेने का बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए बेरिलियम से हम एक इलेक्ट्रॉन ले गए तो इसका क्या हो जाएगा 2s1 होगा, ठीक है।
और फिर यहाँ पे बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे समझिए जब आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में सिंपल याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन लेने का बात होता है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और यहाँ से P1 है, तो यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, ये एक तो रीज़न है पहला। दूसरा रीज़न क्या है, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ ये पेनिट्रेशन पावर लिखा है ना, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, तो क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा वो उतना मतलब इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है और क्लोजनेस टू न्यूक्लियस है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में बेरिलियम और बोरोन में कंपेयर किए थे, लेकिन यहाँ पे लिथियम एंड बोरोन में कंपेयर कर रहे हैं, बेरिलियम एंड बोरोन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। बेरिलियम यहाँ देखिए, बेरिलियम और बोरोन से नहीं कंपेयर कर रहे हैं। बेरिलियम का क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा और 2p1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक दे दीजिएगा तो क्या होगा 2p2 हो जाएगा, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसको कंपेयर मत कीजिए। इस यहाँ पे S1 को अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके कुछ होगा क्या, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये तो स्टेबल है, ये तो लेना भी नहीं चाहेगा, देना भी नहीं चाहेगा, तो बेरिलियम का इसको बात हटा दीजिए। बेरिलियम 2s2 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, तो इसलिए लिथियम और बोरोन में कंपेयर करना है। तो S1 और P1 इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने से फर्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेन देन वहीं पे करेंगे ना जहाँ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा, इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबिलिटी गेन हो गया, तो और बोरोन में तो यहाँ पे एक तो स्टेबिलिटी गेन हुआ, दूसरा क्या क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, इसलिए लिथियम का ग्रेटर देन बोरोन, सोडियम का ग्रेटर देन अल्युमिनियम। ये पेनिट्रेशन पावर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला केस, ठीक है। और यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला केस। सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, NS1 ग्रेटर देन NP1 का ख्याल रखिएगा, और उसमें क्या ख्याल रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, S2 भर गया उसके बाद P आता है तो NS2 और NP1, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस है, ज़्यादा टाइट करके पकड़ के रखा है तो इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल होगा। तो सिंपली ये चीज़ आपको माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्या क्या कि NS1 ग्रेटर देन NP1 और NS2 ग्रेटर देन NP1 आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में NS1 ग्रेटर देन NP1। आपको इस चीज़ को माइंड में, दो ही चीज़ है, एक तो क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला है, दूसरा क्या है पेनिट्रेशन पावर वाला है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, उसको माइंड में फिक्स कर लीजिए कि इसका NS1 ग्रेटर देन NP1 और आयोनाइजेशन एनर्जी भी NS2 और NP1 में कंपेयर करते थे, ठीक है। चलिए रीजन समझा दिया, अब समझ गए, अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए अब जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जनरल ट्रेंड क्या होता है, तो सिंपली समझिए, जब भी किसी चीज़ का मतलब जनरल ट्रेंड का बात होता है ना, तो जनरल ट्रेंड साइज और जेड इफेक्टिव के बेसिस में बोला जाता है, ठीक है, वो जनरल ट्रेंड होता है। तो जनरल ट्रेंड की जब बात करेंगे मतलब साइज और जेड इफेक्टिव के बेसिस में, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ तो बता चुके हैं। अब टॉप टू बॉटम जाने से नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन दूर होगा ना न्यूक्लियस से, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। ये तो जनरल ट्रेंड है, समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे अगर हम अब आते हैं मेन चीज़ में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट या फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है कि जनरल ट्रेंड क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो मतलब इसका सबसे ज़्यादा ऐसे 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 ऑर्डर होना चाहिए, ये ऐसे बड़ा होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, गलती से भी मत कीजिएगा, ठीक। अब समझिए, सबसे पहले हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, सारा जब भी हम बात करेंगे ना ऑर्डर का, तो सब चारों फैक्टर को दिमाग में
याद रखते हुए मतलब आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है इसमें, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, मतलब ऐसा ऑर्डर होगा, ठीक है। मतलब ये 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 ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। अब साइज की बात करें, फिर दूसरा तीसरा पेनिट्रेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, चौथा क्या था, पेनिट्रेशन पावर था। टोटल 4 फैक्टर था। तो जब भी आंसर करेंगे तो चारों फैक्टर को माइंड में याद में रख, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये वाला कंसेप्ट तो लगा दिए। उसके बाद दूसरा क्या लगाना है, साइज वाला। तीसरा क्या लगाना है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फुलफिल्ड है, ठीक है। ये क्या है, फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है, ठीक है। फुलफिल्ड है तो फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये फुलफिल्ड है। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का देखिए, यहाँ पे एक नियोन हो गया, एक नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है, हाफ फिल्ड है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेरिलियम में भी, यहाँ पे देखिए बेरिलियम में, इसमें भी क्या है, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। 2s2 है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो ये तीनों चीज को आप घेरा लगा दीजिए सबसे पहले, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आप घेरा लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए कितना इजी बना देते हैं आप, देखिए ऑर्डर आप ऐसे ही चुटकियों में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखिए हम क्या बताए थे, जो फुलफिल्ड होगा वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और एक चीज बताए थे, याद कीजिए, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो वहाँ पे लिखाए थे, जो इनर्ट गैस जो होगा ना पीरियड में, उसका सबसे मिनिमम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो यहाँ पे फुलफिल्ड है, यहाँ पे हाफ फील्ड है, और यहाँ ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी फुलफिल्ड है। तो सबसे ज़्यादा फुलफिल्ड स्टेबल कौन होगा, ये होगा, 2p6 होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहेगा, देना भी नहीं चाहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी सबसे कम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, क्या लिख दीजिए, नियोन लिख दीजिए, नियोन लिख दीजिए। अब बचा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला 2, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अब बताइए कि इसका ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा। तो ऐसा समझ, देखिए अब समझिए, इसका क्या है, 2s2 है, इसका फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, ठीक है। s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, 2s2, ये क्या है, स्टेबल है। और यहाँ पे क्या है, p3, ये भी स्टेबल है, ठीक है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो फुलफिल्ड वाला बड़ा होगा ना हाफ फील्ड से, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये इसके कंपेयर में ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये तो लेना नहीं चाहेगा, ये भी लेना नहीं चाहेगा, लेकिन ये और ज़्यादा नहीं लेना चाहेगा एज कम्पेयर टू ये। क्यों, क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी स्टेबल, बट इसका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। तो सिंपली आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए यहाँ पे एक पहलवान है, ठीक है, यहाँ पे एक और ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पहलवान है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और ये क्या है, लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और मान लीजिए कोई बोल रहा है इन दोनों को कि तुम लोग कोई एक हार मान जाओ, ठीक है, हार मान जाओ। तो हार एक्सेप्ट कौन करेगा, अब बताइए, हार एक्सेप्ट कौन करेगा, लेस स्ट्रॉन्ग वाला पहलवान या स्ट्रॉन्ग वाला पहलवान, ये करेगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला तो हम तो जीत ही जाएंगे, तो ये तो कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो ये कौन करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये लेस स्ट्रॉन्ग वाला एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये हार को आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन ये लेस स्टेबल, ये क्या है, मोर स्टेबल, ठीक है, ये क्या है, मोर स्टेबल, ठीक। तो ये हो गया आपका ये बेरिलियम 2s2, मान लीजिए ये मोर स्टेबल, और ये नाइट्रोजन लेस स्टेबल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हार मानना मतलब इलेक्ट्रॉन, हार को एक्सेप्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, समझिए। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर सकता है, नाइट्रोजन कर सकता है, क्योंकि ये लेस स्ट्रॉन्ग है, लेस स्टेबल है, ऐसा समझिए। और यहाँ पे ये क्या है, 2s2, ये मोर स्टेबल है ना, और ये मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग, पहलवान के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा,
तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा हुआ? नाइट्रोजन का ज़्यादा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी जब नाइट्रोजन का ज़्यादा हुआ तो किसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी किसका हुआ? नाइट्रोजन का ज़्यादा हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किसका ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन का होगा। तो बेरिलियम से बड़ा किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब यहाँ पे समझिए दूसरा क्या है। देखिए, कोई भी इनऑर्गेनिक को हमेशा ना याद करने के फेरा में मत रहिए। कुछ कुछ कंसेप्ट को समझिए। कितना चीज़ याद रखिएगा, कंसेप्ट को समझ में रहिएगा, समझ के रखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर मतलब अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर याद कीजिए, लेकिन पहले अगर कंसेप्ट है उसका कुछ भी तो वो कंसेप्ट को आप समझिए, तब याद रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें? बेरिलियम और नाइट्रोजन में, बेरिलियम और नाइट्रोजन में एक तो हो गया फुल फील्ड वाला और हाफ फील्ड वाला। दूसरा क्या है समझिए, बेरिलियम क्या है? मेटल है। ठीक है, बेरिलियम क्या है? मेटल है। और नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। अब बताइए, मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन? मेटल तो बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। नॉन मेटल तो फिर भी चलो यार दे दो, बट मेटल बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो चाहिए ही नहीं। तो ये तो फिर भी किसी तरह ले सकता है इलेक्ट्रॉन, बट ये तो लेना ही नहीं चाहेगा, बिल्कुल ही मना कर देगा। नाइट्रोजन ये बेरिलियम ये मेटल है, बोलेगा भाई हम मेटल है हम क्यों लेंगे, नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन। ये फिर भी बोलेगा चलो भाई दे दो, दे रहे हो तो, बट ये तो लेना ही नहीं चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज्यादा हुआ? नाइट्रोजन का ज्यादा हुआ ना। जब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नाइट्रोजन का ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हुआ, इसलिए नाइट्रोजन का ज्यादा है एज कंपेयर टू बेरिलियम। ठीक है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन अगर बात करें बेरिलियम और नाइट्रोजन का, तो हम जनरल ट्रेंड क्या बताए थे? लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के पास क्या है? 7 प्रोटॉन है। इसके पास क्या है? 4 प्रोटॉन है। 4 एटॉमिक नंबर है तो 4 प्रोटॉन है, और 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 प्रोटॉन है। मतलब न्यूक्लियस में मतलब पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का ज़्यादा है, इसका कम है। तो अट्रैक्शन कौन ज़्यादा कर पाएगा? नाइट्रोजन कर पाएगा। अट्रैक्शन जब नाइट्रोजन ज़्यादा कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी भी नाइट्रोजन के पास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम, इसलिए बेरिलियम से ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, ये तीनों रीज़न को आप याद रखिए तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले जब भी आपको पीरियड में लिखना होगा ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या करना होगा? स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन चूज कर लीजिए। उसमें से फुलफिल्ड वाला जो इनर्ट गैस वाला होगा उसका सबसे कम होगा, उसको आंख मुंह बंद करके लिख दीजिए। उसके बाद देखिए हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबल में, फिर यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और इसमें, तो इसमें ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। दूसरा क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला भी कंसेप्ट है, तो उसके रीजन से बेरिलियम का कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? ओके, अब आते हैं बोरोन एंड लिथियम में। ठीक है, बोरोन और लिथियम भैया का बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लग जाएगा? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर वाले कंसेप्ट में हम लिथियम एंड बोरोन को ऑलरेडी ले चुके हैं, 2s1 और 2p1। ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बोरोन। क्यों? आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, इसमें पेनिट्रेशन पावर में ही समझा चुके हैं। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या करेगा? 2s2 हो जाएगा। 2s2 होगा तो क्या हो जाएगा? ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा लेने का टेंडेंसी रखता है एज कम्पेयर टू ये। इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2p2 होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा, उतना चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन इसको मिलेगा तो ये तुरंत ले लेगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा है। दूसरा क्या है? पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर मतलब S ग्रेटर देन P होता है ना, ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। तो पेनिट्रेशन पावर में क्या होगा? अभी हम समझा चुके हैं, पेनिट्रेशन पावर एस का ज़्यादा होता है। क्यों? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्लोज रहता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाना ज़्यादा आसानी है। इसलिए लिथियम का क्या होगा? पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा? वो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी भी ज़्यादा होगा, इसलिए लिथियम का बोरोन, उसके बाद लिथियम का ज़्यादा हो गया बोरोन से। ठीक है, ओके। अब इतना हो गया। अब देखिए अब क्या क्या बचा? बोरोन तक हो गया। अब बचा आपके पास क्या क्या? एक तो कार्बन बचा, एक ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन। तो इसको कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन रहे तो क्या बोले हैं कि लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, तो ऐसे ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका सिंपली कार्बन लिख दीजिए,
ऑक्सीजन लिख दीजिए, फ्लोरीन लिख दीजिए। ये आपको याद रखना है। ये किसका हो गया? सेकेंड पीरियड का हो गया। सेकेंड पीरियड का क्या हो गया? ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग थर्ड पीरियड का बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। ओके, चलिए आइए आप देखते हैं थर्ड पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड में सबसे पहले देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला देख लीजिए। सो यहाँ पे क्या है? आर्गन है एक स्टेबल वाला, अब मैग्नीशियम है, तो ये दोनों को तो बाहर कर दीजिए। सबसे पहले क्या है, हम क्या बोले थे, किसी भी पीरियड में जब बात करेंगे तो इनर्ट गैस वाला जो एलिमेंट होगा उसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ठीक है, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे आर्गन, फिर उसके बाद आर्गन के बाद देखिए यहाँ पे कि आर्गन के बाद क्या है? आर्गन के बाद क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल का, इसका भी क्या है? स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आर्गन वाला आ गया, फिर मैग्नीशियम वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या बताए थे? हाँ, उसमें क्या होता, उस केस में क्या हुआ था कि ये वाला जो 3p हाफ फील्ड वाला जो ये था वो उठ के यहाँ चले आया था। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में, बट इसके केस में नहीं होगा। नाइट्रोजन के केस में क्यों हुआ था समझिए आप। यहाँ पे हम क्या बोले थे? नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये तीनों ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है। ये क्या होता है? इंडोथर्मिक होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसीलिए ये नाइट्रोजन उठ के यहाँ पे चले आया था। बट फॉस्फोरस के केस में ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? इंडोथर्मिक होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो ना वो बहुत ही कम होता है। इंडोथर्मिक मतलब डेल एच इजी पॉजिटिव होगा, और मतलब डेल एच इजी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इसका टेंडेंसी बहुत ही कम है, इसीलिए वो उस केस में नाइट्रोजन वाला उठ के यहाँ चले आया था। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब तो स्टेबल वाला पहले लिख लिया, आर्गन, ये तो एक स्टेबल है। उसके आर्गन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? मैग्नीशियम का। अब देखते हैं सोडियम और एल्युमिनियम में। यहाँ पे सोडियम और एल्युमिनियम में ऑलरेडी हम बता चुके हैं पेनिट्रेशन पावर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बता चुके हैं। सोडियम और एल्युमिनियम में देखिए, सोडियम एल्युमिनियम, इसमें क्या है? 3s1 है, इसमें क्या है? 3p1 है। इसका इसका ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? सोडियम का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3s2 हो जाएगा ना, स्टेबल कन्फिगरेशन अचीव करेगा। इसमें देंगे तो उतना अचीव, ये 3p2 होगा, स्टेबल कन्फिगरेशन अचीव थोड़े करेगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं आएगा, लेकिन इसमें चेंजेज आएगा। दूसरा पेनिट्रेशन पावर में न्यूक्लियस के बगल में एस रहता है ना, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए पेनिट्रेशन पावर मतलब न्यूक्लियस के बगल में है, एस ग्रेटर देन पी, तो 3s1 से ग्रेटर देन 3p1 होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर पाएगा? जो न्यूक्लियस के नज़दीक है। न्यूक्लियस के नज़दीक क्या होता है? एस होता है, उसके बाद पी होता है। इसलिए इसका किसका हो जाएगा? अल्मुनियम से बड़ा इलेक्ट्रॉन, अल्मुनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टेंडेंसी किसका होगा? इसका, सोडियम का हो जाएगा। इसलिए अल्मुनियम से बड़ा क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में। ठीक है, सोडियम हो गया। अब देखिए सिलिकॉन और फास्फोरस में, सिलिकॉन और फास्फोरस में देखिए, यहाँ पे देखिए हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम का छोटा क्यों हो गया? पेनिट्रेशन पावर के कारण इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ओके, अब हाफ फील्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन और फास्फोरस में क्या बताए थे? 3p2 एंड 3p3। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक देना चाह रहे हैं, तो ये कौन लेगा? ये लेगा, ये नहीं लेगा। क्यों लेना नहीं चाहेगा? क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल कन्फिगरेशन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को दे देंगे तो ये 3p3 कन्फिगरेशन, स्टेबल कन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा है? सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन का ज़्यादा टेंडेंसी है। तो उसके बाद फास्फोरस, और फास्फोरस से बड़ा क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू फास्फोरस। ओके, तो मेरा कहाँ से कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सल्फर लिख दीजिए, उसके बाद आप क्लोरीन लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका थर्ड पीरियड। ठीक है,
थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ थर्ड पीरियड। ठीक है, सो ये आप लिख लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन क्लोरीन का जो होता है ना, इसका मैक्सिमम इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का मैक्सिमम होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो हम यहीं पे आज लेक्चर का वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सेकंड लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं ग्रुप वाइज, जो कि एक्चुअली नीट में पूछता है या फिर जेई में। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए और पीरियड तक कवर किए। अगर इसमें ग्रुप भी कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। ओके, सो फिर हम सेकंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ग्रुप वाइज। मेनली जो होता है ना, जैसे ऑक्सीजन फैमिली का या फिर हेलोजन फैमिली का, वो सब क्या उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो ग्रुप वाइज हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब क्या है, कंसेप्ट समझ गए। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए, जो चाहिए एग्जाम के लिए वो कंसेप्ट समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। ग्रुप वाइज का हम लोग पहले पीरियड मतलब ग्रुप वाइज में ऑर्डर क्या होगा वो देख लेंगे एक बार। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, देखेंगे उसमें नीट या फिर जेईई मेंस में। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर कंसेप्ट, पूरा हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, उसके बाद कौन कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है, पीरियड में ऑर्डर क्या होता है। अब बचा है हम लोग का ग्रुप में ऑर्डर क्या होगा, रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा। ये सारा हम लोग सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बट इसको देखने के बाद वो जरूर देखिएगा वो लेक्चर, तभी आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो भी क्लियर होगा जब दोनों लेक्चर को आप देख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ओके, थैंक यू। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।